बुलेटिन में खुशामदीद। हमास ने सदर ट्रंप के गजा अमन मंसूबे पर तहफुजात का इजहार कर दिया। अरब मीडिया ने फलस्तीनी जराए के हवाले से बताया, हमास हथियार डालने और रहनुमाओं की जलावतनी जैसी शकों में तरमीम का मुतालबा कर रही है। दोहा में तुर्क, मिस्री और कतरी हुकाम के साथ मुज़ाकरात हुए। हमास को बाज़ाब्ता जवाब देने के लिए 2 से 3 दिन दरकार हैं। अमरीकी सदर के मंसूबे के तहत 72 घंटों में हमास को यरगमालियों की रिहाई, हथियार डालने और मरहलावार इसराइली इनखला शामिल है। इस मंसूबे में इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की मुकम्मल हिमायत हासिल है। हमास बैनुल-अक़वामी ज़मानतों का तकाजा कर रही है कि इसराइल गजा से मुकम्मल इनखला करे और हमास रहनुमाओं के खिलाफ अंदरूने या बैरून मुल्क टारगेट किलिंग न की जाए। ज़राए के मुताबिक खुद हमास के अंदर भी इख्तलाफ मौजूद है। कुछ धड़े बगैर किसी शर्त के ट्रंप के मंसूबे की हिमायत चाहते हैं ताकि फौरी सीज फायर हो जाए, लेकिन दीगर धड़ों को शकों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सऊदी अरब ने मगरिबी किनारे के किसी भी हिस्से को इसराइल में शामिल करने की मुखालफत कर दी। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की जेर सदारत काबीना का इजलास हुआ। गजा में तनाज़े के खात्मे के लिए अमरीकी सदर के जामे मंसूबे का खैर मकदम किया गया। सऊदी काबीना ने मगरिबी किनारे के किसी भी हिस्से को इसराइल में शामिल करने की मुखालफत का इरादा किया। अमरीका के साथ ताउन पर आमादगी जाहिर की ताकि गजा के मामले पर जामे मुआहिदे पर पहुंचा जा सके। इसराइल की जानिब से जंगबंदी मंसूबे पर आमादगी के बावजूद गजा पर हमले बंद न हुए। 24 घंटे में बमबारी से मजीद 59 फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। सेहूनी फोर्सेज ने सेफ जोन मवासी में खैमे पर बम बरसाए। 7 माह की हामला समेत 2 अफराद शहीद हो गए। दीरुल बलाह पर बमबारी में तुर्क मीडिया का फोटो जर्नलिस्ट भी शहीद हो गया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का कहना है, इसराइली फौज गजा के ज्यादातर हिस्से में मौजूद रहेगी। अमरीकी सदर के तजवीज करदा मंसूबे में फलस्तीनी रियासत की बात शामिल नहीं। इसराइल फलस्तीनी रियासत की मुखालफत जारी रखेगा। आगे बढ़ते हैं। बलूचिस्तान के जिला खुजार में सिक्योरिटी फोर्सेज का अहम इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फितना हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द गिरफ्तार। दहशतगर्द खवातीन के लिबास में भेस बदलकर फरार की कोशिश कर रहे थे। आईएसपीआर ने बताया, सिक्योरिटी फोर्सेज ने खुजार में दहशतगर्दों की मौजूदगी की मुसद्दिका इत्तला पर कार्रवाई की। दौरान ऑपरेशन 4 दहशतगर्दों को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो खवातीन का लिबास पहनकर इलाके से फरार होने की कोशिश कर रहे थे। गिरफ्तार दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज का इलाके में क्लियरेंस और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन भी जारी है। क्वेटा में सिक्योरिटी फोर्सेज ने कामयाब ऑपरेशन करते हुए 10 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। गजाबंद के इलाके में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया। जराये का कहना है, गजाबंद के पहाड़ी इलाकों में दहशतगर्दों की तश्कील मौजूद थी। शदीद फायरिंग के तबादले में सिक्योरिटी फोर्सेज के 2 एहलकार जख्मी हुए। हलाक दहशतगर्दों से बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। हलाक दहशतगर्द दहशतगर्दी की कई कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारे मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। कोयटा धमाके के मजीद 2 जख्मी दम तोड़ गए। जहां भाग अफराद की तादाद 12 हो गई। सीटीडी ने नामालूम दहशतगर्दों के खिलाफ खुदकुश हमले का मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत दर्ज किया गया। कत्ल, इकदाम कत्ल और दीगर दफात शामिल की गई हैं। खुदकुश धमाके में 35 अफराद जख्मी हुए थे। सिक्योरिटी फोर्सेज ने जवाबी कार्रवाई में भारतीय हिमायत याफ्ता 5 दहशतगर्द हलाक किए थे। हलाक दहशतगर्दों से दस्ती बम, असलहा और बारूदी मवाद बरामद किया गया था। दहशतगर्दों ने एफसी की वर्दी पहन रखी थी। अवामी एक्शन कमेटी के शरपसंदों का हमला। एएसआई समेत 3 एहलकार शहीद और 9 जख्मी हो गए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अवामी एक्शन कमेटी के शरपसंदों ने रावलाकोट और डडियाल में पुलिस पर हमला किया। मुसल्ह शरपसंदों ने शमियाती, धीरकोट, डडियाल में पुलिस पर बिलाश्ताल फायरिंग की। मुसल्ह बलवाइयों की फायरिंग से एक शहरी शहीद, मुतादिद जख्मी भी हुए। पुलिस के तमाम शहीद और जख्मी होने वालों का ताल्लुक आजाद कश्मीर से है। अवामी एक्शन कमेटी के मुसल्ह बलवाइयों का हमला सबूत है कि आजाद कश्मीर में सिर्फ इंतशार फैलाना है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड से माफी मांगी, न कभी मांगूंगा। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने भारतीय मीडिया का झूठ बेनकाब कर दिया। सोशल मीडिया पर लिखा, भारतीय मीडिया झूठी खबरें फैला रहा है। भारत को एशिया कप की ट्रॉफी चाहिए तो ऑफिस आकर मुझसे वसूल कर ले। इंडिया टुडे ने इल्जाम लगाया कि मोहसिन नकवी ने ट्रॉफी न देने पर बीसीसीआई से माफी मांगी।
लेकिन भूल गया उस इजलास में और भी लोग थे। झूठ के पाउंड नहीं होते। इजलास में तो भारतीय बोर्ड के नायब सदर राजीव शुक्ला ट्रॉफी के लिए गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन बतौर सरबराह एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी ने दो टोक बता दिया था। ट्रॉफी चाहिए तो कप्तान को खुद एसीसी ऑफिस आना होगा। सऊदी मीडिया ने अपनी जिल्लत को छुपाने के लिए नई कहानी कर दी और फिर मुंह की खाली। चेयरमैन पीसीबी ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा, भारतीय मीडिया झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है, झूठ पर वो अपनी खबरें फैला रहा है, अपनी अवाम को गुमराह कर रहा है। बीसीसीआई से ना कोई माफी मांगी, ना ऐसा कुछ होगा। भारत क्रिकेट में सियासत लाकर स्पिरिट ऑफ गेम को खराब कर रहा है। नकवी ने कहा, मैं उस दिन ट्रॉफी देने को तैयार था और अब भी तैयार हूँ। भारत को ट्रॉफी चाहिए तो एसीसी ऑफिस में आकर मुझसे वसूल कर लें। और खबर देंगे आपको, बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कार्रवाइयां, 13 दहशतगर्द जहन्नुम वासल। फोर्सेस की भारतीय प्रॉक्सी फितनतुल खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई है। तफसीलात क्या हैं, लईकुर रहमान से जानते हैं। अपडेट कीजिए लईक। जैसे 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को दो अलग अलग कार्रवाइयां की गई हैं। पहला इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया है कोयटा में फितनतुल खवारिज की मौजूदगी के इत्तलात पर। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी एहलकारों की मौसर कार्रवाई के नतीजे में 10 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज मारे गए हैं। और दूसरा ऑपरेशन हुआ है जिला केच में। इंटेलिजेंस इत्तलात मिली थी कि यहाँ पर दहशतगर्दों का ठिकाना है और यहाँ पर भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द मौजूद है, जिस पर सिक्योरिटी फोर्सेज की इस कार्रवाई के दौरान 3 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द मारे गए हैं। हलाक होने वाले खवारिज और दहशतगर्दों के कब्जे से असला, गोला बारूद, धमाका खेज मवाद भी बरामद किया गया है और ये मुतअद्दिद दहशतगर्दी कार्रवाइयों में मतलूब भी थे। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से हिंदुस्तानी स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है और दहशतगर्दों के मुर्तकिब अफराद और उनके सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए कोशिशां हैं। जी शायद अपडेट करने के लिए शुक्रिया लईकुर रहमान। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज ने बड़ी कार्रवाइयां की हैं, जिनमें 13 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। फोर्सेज ने भारतीय प्रॉक्सी फितनतुल खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयां की। क्वेटा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले में 10 खवारिज हलाक हो गए। कच्छ में खुफिया इत्तला पर कार्रवाई में फितनतुल हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द अंजाम को पहुंचे। मारे गए दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। आईएसपीआर का बताना है, ये हलाक दहशतगर्द मुतअद्दिद तकरीबी कार्रवाइयों में मुलव्विस रहे थे। पाक फौज का मुल्क दुश्मन भारतीय प्रॉक्सीज के मुकम्मल खात्मे का अज़्म, दहशतगर्दों और सहूलतकारों को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज ने बड़ी कार्रवाइयां की हैं। मजीद खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। आपको खबर है कि अमेरिका की कतर की सलामती की जमानत हमले की सूरत में फौजी कार्रवाई का ऐलान कर दिया है। कतर पर हमला हुआ तो अमेरिका जवाब देगा। अमेरिकी सदर ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए हैं। इस ऑर्डर के मुताबिक कतर के दिफा के लिए फौजी कार्रवाई समेत तमाम इकदाम किए जाएंगे। कतर अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली की जद्दोजहद में अमेरिका का साबित कदम इत्तेहादी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका और कतर के ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने का ऐलान। अमेरिका और कतर करीबी फौजी ताउन और मुश्तरका मफादात के रिश्ते में जुड़े हैं, ट्रंप का ये कहना है। अरब और इस्लामी ममालिक ने भी दोहा सरबराही इजलास में कतर से यकजहती का इजहार किया था और अब अमेरिका की कतर की सलामती की जमानत हमले की सूरत में फौजी कार्रवाई का ऐलान कर दिया है। कतर पर हमला हुआ तो अमेरिका जवाब देगा। अमेरिकी सदर ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए हैं। आपको बताएं कि इस मौके पर अमेरिकी सदर का कहना था कि कतर के दिफा के लिए फौजी कार्रवाई समेत तमाम इकदाम करेंगे। कतर अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली की जद्दोजहद में अमेरिका का साबित कदम इत्तेहादी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका और कतर के ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने का ऐलान। ट्रंप कहते हैं, अमेरिका और कतर करीबी फौजी ताउन और मुश्तरका मफादात के रिश्ते में जुड़े हैं। अरब और इस्लामी ममालिक ने भी दोहा सरबराही इजलास में कतर से यकजहती का इजहार किया था, तो अब बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया गया है। अमेरिका की कतर की सलामती की जमानत हमले की सूरत में फौजी कार्रवाई का ऐलान कर दिया गया है। कतर पर हमला हुआ तो अमेरिका जवाब देगा। अमेरिकी सदर ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर अब दस्तखत कर दिए हैं। ट्रंप का कहना है कि कतर के दिफा के लिए फौजी कार्रवाई समेत तमाम इकदाम करेंगे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल। पीपल्स पार्टी का वजीर आला पंजाब के बयानात पर तहफ्फुज़ात का इजहार।
हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुलाकात पार्लियामेंट हाउस में हुई। नायब वजीर आजम इसहाक डार, राना सनाउल्लाह और आजम नजीर तारर शरीक हुए। पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी नवीद कमर, एजाज जाखरानी ने की। ज़राए का कहना है पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया है। नायब वज़ीर आज़म ने पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने और पीपी को मामलात खुश उसलूबी से हल करने की यकीन दहानी कराई। हुकूमत और पीपी का पार्टी रहनुमाओं को बयानबाजी से रोकने पर इत्तफाक। गुज़श्ता रोज पीपल्स पार्टी ने सेनेट में कानून साजी में हिस्सा लेने से इनकार और कौमी असम्बली से वॉकआउट किया था। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात हुए। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को साथ बिठाने में स्पीकर असेंबली ने किरदार अदा किया। मजीद क्या तफसीलात हैं जहांगीर खान से लेंगे, बताएगा जहांगीर। बिल्कुल, इस आम मुलाकात में जो पेशरफ थी वो स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक के जरिए ही मुमकिन हुई। गुज़श्ता रोज नवीद कमर ने उनसे मुलाकात की, जिसमें अपने तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया, अपनी शिकायत दी, उनको उनके रूबरू पेश की, जिस पर नवीद कमर को यकीन दहानी कराई गई स्पीकर ऑफिस की जानिब से कि वो अपना किरदार अदा करेंगे। और आज फिर जब आम मुलाकात हुई जिसमें इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, आजम नजीर तारड़ समेत रहनुमा शरीक हुए, तो पीपल्स पार्टी के तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात को गौर से सुना गया। सैयद नवीद कमर की जानिब से वज़ीर आला पंजाब के जो हालिया बयानात हैं और सूबाई वज़रा के जो बयानात हैं उनको बतौर सबूत पेश किया गया और शिकवा किया गया कि अहम इत्तेहादी के साथ अगर ऐसा रवैया बरता जाएगा तो उसमें तो फिर इत्तेहाद में चलना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा और वो कुछ और अहम फैसला लेने पर भी पीपल्स पार्टी गौर कर सकती है, जिस पर हुकूमत की जानिब से उनके तमाम तर शिकवे शिकायत को सुना गया। इसहाक डार की जानिब से उनको यकीन दहानी कराई गई कि वो पार्टी की आदत से इस मामले पर मुशावरत करेंगे और जिसके बाद वो फौरी तौर पर पीपल्स पार्टी को जवाब देंगे। और ये उन्होंने यकीन दहानी कराई है पीपल्स पार्टी को इस अहम मुलाकात में कि पीपल्स पार्टी को साथ लेकर चला जाएगा, तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात शिकायत दूर की जाएंगी और पीपल्स पार्टी जिस तरह पहले इनके साथ रही है ये अहम इत्तेहाद जो है ये मुकर्ररा जो हुकूमत की मुद्दत है उस दौरान तक बरकरार रहेगा। जी बहुत शुक्रिया जहांगीर तफसीलात के लिए। बहुत से लोगों ने ऐलानात और झूठे वादे किए और लोग उनका रास्ता तकते रह गए। हमने वो वादे भी निभाए जो किए ही नहीं थे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं जो कहते हैं हम चुप करके दफ्तर में काम करते हैं वो काम नहीं करते। जब से सैलाब आया है मैं 2 या 3 बार दफ्तर गई, कभी एक शहर तो कभी दूसरे शहर में होती हूँ। खाली ऐलानात करना बहुत आसान, उसमें सिर्फ जुबान हिलानी पड़ती। बहुत लोगों ने खाली ऐलानात किए, झूठे वादे किए और लोग उनके रास्ता तकते रह गए। हमने आवाम से वो वाले वादे निभाए हैं जो हमने वादे किए नहीं। वादे कम किए थे, निभाया ज्यादा है। जब से सैलाब आया शायद 2 या 3 बार दफ्तर गई हूँ मैं। कभी एक शहर में होती हूँ, कभी दूसरे शहर में होती हूँ, कभी तीसरे शहर में होती हूँ। जो आपको ये कहते हैं कि हम चुप करके दफ्तर में काम करते हैं वो काम नहीं करते। मरियम नवाज इतना दूर न जाएं, अगर सिंध से ऐसे बयानात आना शुरू हो गए तो फिर क्या होगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़मान कायरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा वजीर आला पंजाब के अल्फाज नामुनासिब हैं। हमने नून लीग हुकूमत पर सवालात नहीं उठाए, तरीकाए कार पर राय दी है। आप कहते हैं पंजाब पर उंगली उठेगी तो हम तोड़ देंगे। क्या हम पंजाब वाले नहीं? सवाल उठाना हमारा जमहूरी हक है, वो कोई नहीं छीन सकता। हमने बड़ी नेक नियति से मुस्लिम लीग का साथ देने का फैसला किया, लेकिन इसका मकसद ये कतन नहीं था कि हम ब्लैंक चेक दे के मुस्लिम लीग जो करेगी हम उसका साथ दें। हुकूमत पंजाब, उनको पंजाब में सपोर्ट नहीं चाहिए होगी, जहाँ कहीं कोई गलती होगी तो उसके ऊपर हम राय देंगे। ये तो हमारा जमहूरी हक है ना, हम भी तो पंजाब वाले हैं ना। अब अगर हम राय देते हैं आप नहीं सुनते, हम तनकीद करते हैं तो आप उस पे सीख पा हो जाते हैं और ये कहते हैं मैं छोड़ूंगी नहीं। पंजाब पे बात करोगे मरियम नवाज शरीफ आपको छोड़ेगी नहीं, घर तक पहुंचा के आएगी। के सवाल सैलाब की तबाहकारियों से निपटने के तरीका कार पे उठाए, लेकिन उसके जवाब में सिंध हुकूमत को टारगेट करके जवाब दे दिए गए। NFC से पैसे आए, सबको मिले, आपने क्या किया। हम अगर कहते हैं कि ये मुनासिब नहीं है तो आप कहें जी कि ये पंजाब पे हमला हो रहा है, इसका पंजाब से क्या ताल्लुक। उसके ऊपर कहाँ से आ गया नहरों का पानी की तकसीम का फार्मूला। आप सिर्फ CM पंजाब नहीं हैं, आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बेटी हैं। आपके मुंह से निकले हुए अल्फाज मुस्लिम लीग के अल्फाज हैं। आप ये कहें कि मैं किसी को बोलने नहीं दूंगी, जबान बंद कर दूंगी, हाथ तोड़ दूंगी, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं। और कौन है जिसको ये गुफ्तगू का अंदाज नहीं आता। हम इसको अपनी यादों से महव करना चाहते हैं। इसके जवाब में अगर सिंध से भी इसी तरह की आवाजें उठे तो क्या बनेगा। इतनी दूर न जाए। मरियम नवाज ने फिर कैनाल का मामला छेड़ा है। अब कुछ कहूंगा तो मरियम बीबी नाराज हो जाएंगी। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की तनकीद, कहा पंजाब के सैलाब मुतासरीन को इलेक्ट्रिक बसों से दिलचस्पी नहीं, वो मसाइल का हल चाहते हैं।
کراچی کے لیے 20 ارب کا لالی پاپ ہے. جب لاہور کے لیے PIDCL نہیں تو پھر کراچی کے لیے کیوں؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ اسلام آباد میں بیٹھا افسر کراچی کے فیصلے کرے. میں کچھ کہوں گا تو مریم بی بی ناراض ہو جائے. مجھ میں ازما بخاری میں ڈفرنس ہے. جنوبی پنجاب کی عوام اس وقت تکلیف، ان کو الیکٹرک بسز میں انٹرسٹ نہیں ہے، ان کو انٹرسٹ اپنے معاملات کی ریہیبلیٹیشن میں. مریم بی بی کہتی ہیں کہ سب کو برابر مل رہا ہے. انہوں نے فائنینسز کے حساب سے نہیں کہا، انہوں نے پانی کے حساب سے کہا کہ واپس کنال کے ایشو کو چھیڑنے کی کوشش کی. جگ پنجابی جگ 20 ارب روپے وہ ایک لالی پاپ ہے. ہمیں ایسی لالی پاپ دی ہوئی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کون لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں. کمپنی بنتی ہے KIDCL نواز شریف صاحب کے دور، پھر عمران خان صاحب کا دور آتا ہے، اس کا نام ہو جاتا ہے SIDC. احسن اقبال صاحب کا دور ہے، نام رکھ دیا PIDCL. اگر لاہور کے اندر PIDCL کام نہیں کر رہی، لیکن کراچی شہر کے لیے آپ کہتے ہیں نہیں یار PIDCL بنانے کی ضرورت ہے. میں گونگا بہرا نہیں. پرائم منسٹر صاحب کو اگر 200 ارب روپے بھی خرچ کریں، جس کو سپروائز کریں میرے دفتر میں آ کے بیٹھے، میں ساتھ. MKM کراچی اور حیدرآباد میں کام روکنے پر برہم. ڈاکٹر فاروق ستار کہتے ہیں پیپلز پارٹی کراچی دشمنی نہیں پاکستان دشمنی کر رہی ہے. سازشی عناصر وزیر اعلی ہاؤس میں بیٹھے ہیں. مریم نواز کے بیان سے طے ہو گیا پیپلز پارٹی وفاق میں رہے نہ رہے نون لیگ کا کام چلتا رہے گا. حساب کا وقت آ گیا ہے. پیپلز پارٹی کی کرپشن کی فائلیں کھلنے جا رہی ہیں. ریڈ لائن آج کہاں پر کھڑی ہے؟ پیپلز پارٹی کا منصوبہ ہے. گلستان جوہر کا انڈر پاس، کریم آباد کا انڈر پاس، کورنگی کا جو فلائی اوور بننا ہے اس کا حال دیکھ لیں. اب کینال پوری طرح سے ڈیمیج ہوئی، چارائے بھٹو کولیپس ہوئی. یہ بانجھ ہے، ان کے وطن سے کوئی منصوبہ جنم نہیں لے گا. یہ ثابت کر رہے ہیں کہ نہ کام کریں گے نہ کرنے دیں گے. صرف یہ کراچی دشمنی نہیں، یہ پاکستان دشمنی ہے. تو جو یہ سازشی عناصر بیٹھے ہوئے ہیں وزیر اعلی ہاؤس میں، تو اب ان کے اس عمل کا نوٹس لیا جانا چاہیے کہ یہ باقاعدہ کسی مقصد کے تحت ہے، کوئی مضموم سازش ہے پاکستان کو کمزور کرنے کی. تو یہ ہم تو ان سے بھی بات کریں گے اور شاید پنڈی والوں سے بھی کہیں کہ وہ اب کچھ سوچیں. مریم نواز جو ہیں وہ کوئی واضح ایک بیان اور پالیسی کے ساتھ ان کے سامنے آ گئی، تو یہ طے ہو گیا ہے یہ وفاق میں رہے نہ رہے، یہ میں لین ان کا کام کسی طرح چلتا رہے. 17-18 سالوں میں انہوں نے بدترین کرپٹ ترین حکمرانی کے جو ریکارڈ توڑے ہیں، میرے خیال میں اب کی نیب کی فائلیں بھی کھلنے والی ہیں اور اب ان کے حساب کتاب کا وقت آ گیا. کراچی میں 3 ہٹی سے گرو مندر جانے والی مصروف ترین شاہراہ جہانگیر روڈ معمولی سی بارش کے بعد ناقابل استعمال ہو گئی. شہریوں کے لیے سڑک سے سفر کرنا اذیت کا باعث بن رہا ہے. تفصیلات انور خان کی اس رپورٹ سے جانیے. طویل عرصے تک بدحالی کا شکار رہنے والی شہر کی معروف ترین شاہراہ جہانگیر روڈ معمولی سی بارش کے بعد ایک مرتبہ پھر کھنڈرات میں تبدیل ہو گئی. پہلے سے موجود گھروں میں بارش کا پانی اس سڑک کا مقدر بنا ہوا ہے. روڈوں نے بیمار کر دیا ہے، کمر میں درد تو اب عام سی بیماری ہو گئی ہے. آٹو کی تو ریڑ لگی ہوئی ہے، کوئی صحیح کرواتا ہی نہیں، اور کرواتے تو سارا مال 2 نمبر ڈال دیتے ہیں. 3 ہٹی سے گرو مندر جانے والی جہانگیر روڈ کے دونوں جانب کا ٹریک بدترین ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جس کی وجہ سے ٹریفک کی روانی بری طرح متاثر ہے. وہاں سے 8 بجے چلتا ہوں اور یہاں 10:30 بجے سوراب روڈ پہنچتا ہوں. ہم لوگ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. جہانگیر روڈ جو کئی سال تک زبوں حاجی کا شکار رہنے کے بعد پچھلے سال بنائی گئی تھی، حالیہ بارش کے بعد بدترین خستہ حالی سے دوچار ہو گئی، جس کی وجہ سے مخصوص ترین سڑک سے ٹریفک جام اب روز کا معمول بن گیا ہے. کراچی میں ہونے والی معمولی سی بارش کے بعد ایک مرتبہ پھر جہانگیر روڈ کھنڈرات کے اندر تبدیل ہو چکی ہے. یہاں سے گزرنے والے ہزاروں شہریوں کو انتہائی مشکلات کا سامنا ہے. کیمرہ مین مودی شبیر کے ساتھ انور خان، ARY نیوز کراچی. سندھ کا گورنر اور کراچی کا بیٹا ہوں، یہ شہر اور صوبہ میرا ہے. گورنر کامران ٹیسوری کہتے ہیں پورٹ قاسم کے اندر کی سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہیں. وزیر اعظم سے کہوں گا پورٹ قاسم اتھارٹی سے بات کریں. جب باہر سے انویسٹرز آئیں گے تو کیا فیصلہ کریں گے؟ چین کے ساتھ مل کر SMEs سیکٹر کو فروغ دیں گے. جس طرح سندھ ہمارا ہے اسی طرح کراچی بھی ہم سب کا ہے. میں سندھ کا گورنر ہوں، کراچی کا بیٹا ہوں. مجھے کوئی یہ نہ بتائے کہ سندھ کس کا ہے، سندھ میرا ہے. میں پرائم منسٹر پاکستان سے بھی یہ کہوں گا کہ پورٹ قاسم اتھارٹی کے چیئرمین سے فوری بات کریں. جب ہم چائنیز کو لے کر آ رہے ہیں، انویسٹرز کو لے کر آ رہے ہیں، تو اندر کے جو روڈ راستے ہیں وہ بہترین ہونے چاہیے. ہم چائنا کے ساتھ مل کے ترقی کی طرف گامزن ہوں گے. ان سے ہم ٹیکنالوجی لیں گے، ہم ان سے مشینریز منگائیں گے. پورٹ قاسم وہ لوکیشن ہے جہاں سے پورٹ بھی قریب ہے، ایئرپورٹ بھی قریب ہے. تو کوئی بھی چائنیز انویسٹر JV کرنا چاہے گا، انڈیویجل سیٹ اپ کرنا چاہے گا، تو صرف 3 مہینے کے اندر اسے یہاں ساری چیزیں ریڈی ملیں گی.
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर अवाम फट पड़े। कहते हैं पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल महंगा हो गया, अब दीगर अशिया भी महंगी हो जाएंगी। हुकूमत को चाहिए अवाम को रिलीफ फराहम करे। इस वक्त नून लीग के रहनुमा तारिक फजल चौधरी वजीर आजम आजाद कश्मीर के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि आप वफाक के नुमाइंदों की हैसियत से वहां पे जाएं और कमेटी के जो नुमाइंदे आजाद कश्मीर के वज़रा के साथ इससे पहले मुज़ाकरात कर रहे हैं, आप उन मुज़ाकरात में बैठें और इस बात को यकीनी बनाएं कि जो एक्शन कमेटी के जितने भी जायज़ मुतालबात हैं उन्हें एक तो तस्लीम किया जाए, चूँकि वो आज़ाद कश्मीर की अगर आवाम का मुतालबा है और उनके इशूज़ से मुतल्लिक़ जितने मुतालबात हैं हल तलब हैं वो ज़रूर हल होने चाहिए। इन मुज़ाकरात को फैसिलिटेट करें और जो फैसले होते हैं उन फैसलों की इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से भी आपकी वहाँ पे मौजूदगी से फेडरल गवर्नमेंट भी अपना जितना भी इसमें हिस्सा हुआ वो डालेगी और उन मुज़ाकरात को नतीजा खेज बनाएगी ताकि दुरुस्त। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पाकिस्तान और अमरीका ने अस्करी और इक़्तिसादी ताल्लुकात दोबारा उस्तवार कर लिए। तवानाई, माइनिंग और टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन बढ़ा रहे हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में कहा, हुकूमत रवा माह वाशिंगटन में सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करेगी। अमरीका से सरमायाकारी के लिए वाज़ेह सेक्टर्स की निशानदेही है। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को सदर ट्रंप ने अजीम शख्सियत करार दिया। अमरीका ने नए तजारती मुआहदे के तहत 19% टैरिफ मुकर्रर किया है। पाकिस्तान का टैरिफ भारत से कम है, जिससे बरामदी मुसाबकत में इजाफा होगा। MD IMF ने भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में इस्लाहात पर पेशरफ्त का इजहार किया। S&P ग्लोबल, फिच और मूडीज ने भी पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग्स अपग्रेड कर दी हैं। आगे बढ़ते हैं। दरियाए सतलुज में सैलाब से मुतासिर इलाकों में अब तक पानी जमा, बीमारियां फैलने का खदशा। मुतासिरीन ने फौरी इमदाद की अपील कर दी। चिश्तियां के कई इलाकों में पानी तो उतरने लगा, लेकिन परेशानियां अब तक कम न हुई। बेवा खातून ने ARY न्यूज को बताया, रोजी रहा न सहारा, सैलाब में उनका सब कुछ बह गया। आरिफ आलम में किसानों ने हुकूमत से मुतालबा किया, काश्तकारों को फी एकड़ 50,000 रुपए इमदाद दी जाए ताकि वो नई फसल काश्त करने के काबिल हो सके। गए अब माल गया, घर गया, कोई चीज नहीं, ना रोजी है ते ना कोई सहारा है, कोई नहीं मदद करिया, ना रोजी दी ते ना मकाना दी। फसलें तबाह हुई हैं, इनमें गंदम है, धान है, चारा था, लोग बेघर हो गए हैं। एक बहुत बड़ी तबाही का मंजर है। हम गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि वो गंदम की कंट्रोल प्राइस का ऐलान करे और लोगों को कम से कम 50,000 फी एकड़ के हवाले से इमदाद दी जाए और फिर फौर दी जाए ताकि किसान जो है वो दोबारा बहाल हो सके। दरियाए रावी और चनाब ने कबीरवाला में तबाही मचाई। सैलाब अपने साथ घर, फसलें बहा ले गया। पानी एक माह से मुतासरा इलाकों में जमा है। फाजिल शाह के इलाके में 10,000 एकड़ से ज्यादा रकबे पर फैले आम के बागात भी तबाह हो गए हैं। बागबानों ने बताया, आम के दरख्त सूख गए हैं और अब पैदावार के काबिल नहीं रहे। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि नुकसानात का जायजा लेने के लिए टीमें भेजी जाएं ताकि आम के बागों में तबाही का जायजा लेकर उनका अजाला किया जा सके। बागबानों का कहना है, हुकूमत ने फौरी मदद न की तो इन इलाकों में आम की दोबारा पैदावार में कई साल लग सकते हैं। दो रियासती फार्मूला मुस्तरद करते हैं। इसराइल को किसी तौर तस्लीम नहीं करेंगे, सिर्फ एक रियासत फलस्तीन को मानते हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, फलस्तीनी अवाम के साथ खड़े हैं, ये हमारा ईमान है, उनका साथ देना हर मुसलमान पर फर्ज है। फलस्तीनी अवाम की हर हद तक मदद करेंगे। को और पूरी दुनिया के मुसलमानों को एक पैगाम देना चाहता हूं कि ये जो इस वक्त बात चल रही है फलस्तीन के हवाले से, हम किसी भी तरह बहैसियत मुसलमान, बहैसियत पाकिस्तानी अपने ईमान के तौर पर कभी भी इसराइल को तस्लीम नहीं करते। हम कभी भी 2 स्टेट को नहीं मानते, हम सिर्फ 1 स्टेट मानते हैं और वो है फलस्तीन। ये हमारा वाज़ेह मौक़िफ़ है और हम इस पे सब अपना ईमान समझ के इसके लिए हर हद तक इंशाल्लाह जाएंगे और साथ खड़े हैं अपनी फलस्तीन की अवाम के और फलस्तीन एज अ 1 स्टेट के साथ। गजा जाने वाले इमदादी काफले या फ्लोटेला के गजा के करीब पहुंचते ही इटली ने धोखा दे दिया। अपना बहरी जहाज हुदूद में दाखिल होने से पहले वापस बुलाने का ऐलान कर दिया। फ्लोटेला आज किसी भी वक्त गजा पहुंच सकता है। बैनुल-अक़वामी काफिला मैसूर इलाके से बहुत कम फासले पर है। इसराइली बहरिया के जहाजों ने फ्लोटेला को घेरे में ले लिया है। दर्जनों ड्रोन्स परवाज कर रहे हैं, जिससे कई कश्तियों की CCTV की सर्विस मुतासर हुई है।
امریکی سینٹ سے حکومتی فنڈنگ سے متعلق بل منظور نہ کروایا جا سکا۔ 6 سال بعد امریکہ میں شٹ ڈاؤن ہو گیا۔ بل کی حمایت میں 47 اور مخالفت میں 53 ووٹ آئے۔ رینڈ پال ریپبلکن کے واحد رکن تھے جنہوں نے اپنی پارٹی کے بل کے خلاف ووٹ دیا۔ ڈیموکریٹس اور ریپبلکنس نے شٹ ڈاؤن کے لیے ایک دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ وائٹ ہاؤس نے ویب سائٹ پر لکھا ڈیموکریٹس کی وجہ سے شٹ ڈاؤن ہوا۔ امریکہ میں 1 اکتوبر سے شروع ہونے والا مالی سال اس بار بغیر بجٹ منظوری کے شروع ہوا۔ شٹ ڈاؤن کی وجہ سے لاکھوں وفاقی ملازمین بغیر تنخواہ ملازمت سے معطل ہو جاتے ہیں، سرکاری کام رک جاتے ہیں، مالیاتی امور سے لے کر نیشنل پارک سے کچرا اٹھانے تک سرکاری خدمات متاثر ہوتی ہیں۔ 2019 میں بھی صدر ٹرمپ کے دور میں شٹ ڈاؤن ہوا تھا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔